Hello students, a very good morning to all of you. और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्या मैं डिस्कस करूंगा वो आपको बता देता हूं। आज की क्लास में मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अभिक्रिया की आणविकता के बारे में, और उसके बाद जो आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि के बारे में, उन दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे। यानी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे और साथ साथ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप लोग चाहें तो मैं बोर्ड पे बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। पर पर्सनली मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि पहले आप पूरे वीडियो को स्टूडेंट समझ लीजिए और लास्ट में जो आपको नोट्स बनाने का तरीका मैं बताता हूँ, एक प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से जो पढ़ाया रहता हूँ उसको रिवाइज कर दो, उसको सुनते हुए आप नोट्स बना लिया करें। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो डेफिनेटली डे बाय डे केमिस्ट्री आपका बहुत आसान होते जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं डेफिनेशन क्या कहता है इसका। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, आइए समझते हैं। अगर इसके डेफिनेशन का मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, इसी से पूरा आज का लेक्चर है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज और पार्टिकल, और कौन कौन से रिएक्टिंग स्पीसीज हो सकते हैं? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री और सिंपल केमिकल रिएक्शन मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली शब्द का मतलब होता है एक साथ। Simultaneously is called molecularity of reaction. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन? अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर का मतलब संख्या, रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग का मतलब अभिक्रिया या अभिकारक, स्पीसीज का मतलब कण, एटम, मॉलिक्यूल या आयन। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, अभिकारक अणुओं की या अभिकारक पदार्थों की या अभिकारक कणों की संख्या, अणु, परमाणु या आयन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इस क्रम में वो सब एक साथ टकराते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ कोलाइड, टकराते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन।
और ज़्यादा आसान शब्दों में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में क्या या किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जो सबसे धीमी गति से होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में उपस्थित अभिकारक पदार्थों की कुल संख्या जो एक साथ टकराते हैं, जिनके टकराने के कारण अभिक्रिया संपन्न होती है, उसी संख्या को बोला जाता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी द नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, यानी अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री और सिंपल केमिकल रिएक्शन must collide simultaneously is called molecularity of reaction। तो ये तो बात हमने कर लिया मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का। अब आप ये बताइए, क्या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी जीरो होगा? स्टूडेंट, जीरो नहीं हो सकता। अगर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जीरो हो गया मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जीरो हो गया। क्या बिना रिएक्टेंट के अभिक्रिया होगा? यानी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा? या जब जीरो नहीं है तो नेगेटिव कहाँ से होगा? क्या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कभी भी दशमलव में फ्रैक्शनल पॉइंट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कभी आपने सुना है कि 0.01 रिएक्टेंट अभिक्रिया कर रहा है, 0.02 रिएक्टेंट, यानी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किसको बताता है? अभिक्रिया की मैकेनिज्म को बताता है। किस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, उस मैकेनिज्म को ये बतलाता है। तो इट मीन्स दैट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है क्या? इस शब्द को बार बार दिमाग में रखना। शॉर्टकट के लिए तुम सीख लो। अगर शॉर्टकट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, कोई क्वेश्चन देगा, आप रिएक्टेंट को गिन लेना। रिएक्टेंट को गिन लोगे तो जितना तुम्हारा गिनती आएगा वही मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा। पर क्या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जीरो होगा? नहीं होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। पर क्या 3 से ज़्यादा होगा? तो मैं आपको बता दूं, 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन नहीं होता है या सामान्यतः नहीं प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कोलाइजन थ्योरी, यानी टक्कर सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किस सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है? टक्कर सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। और टक्कर सिद्धांत से अब देखिए, अगर हमने एक रिएक्टेंट ले रखा है, मान लीजिए मैंने ले रखा है NH4 NO2, ध्यान दीजिएगा, NH4 NO2 लिया। अब यहां पर कितना रिएक्टेंट है? केवल एक रिएक्टेंट है, अभिकारक है, यहां कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब ये क्या किसी से टक्कर करेगा? अकेला है तो रिएक्शन करना है तो ये खुद टूटेगा, टूटता है N2 प्लस 2H2। किसमें टूट गया? N2 प्लस 2H2O में। अब स्टूडेंट्स, यहां पर
इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट भाग लिया? केवल एक रिएक्टेंट भाग लिया ना। तो अगर आपसे पूछे मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है? केवल 1। और वैसा रिएक्शन जिसका मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब एक आणविक अभिक्रिया, यानी एक कैसा अभिक्रिया हुआ? एक आणविक अभिक्रिया। अब मैं आपसे बोलूं, दूसरा एग्जांपल देंगे, 2HI H2 प्लस I2। अब आप ये बताइए, यहां पर 2HI है, तो आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? कोलाइजन थ्योरी के अनुसार, कोलाइजन थ्योरी के अनुसार मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, कोलाइजन थ्योरी के अनुसार मॉलिक्यूलरिटी, एक तरीका आप देख लोगे यार, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? 2। पर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कोलाइजन थ्योरी के अनुसार मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहता है एक साथ एक ही समय पर एक ही पल में जितने अभिकारक टक्कर करेंगे वही क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। यानी यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहा है, तो आप कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 2। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 आ गया। वैसा रिएक्शन जिसका मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है उसे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर का मतलब द्वि आणविक अभिक्रिया कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, वैसा रिएक्शन जिसका मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, जिसका मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है वो भी आसानी से प्राप्त होता है, पर वैसा रिएक्शन जिसका मॉलिक्यूलरिटी 3 होता है वो बहुत कम प्राप्त होता है। क्यों कम प्राप्त होता है? इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, 2NO प्लस O2 क्या बन गया? 2NO2। अब आप स्टूडेंट्स बताइए, रिएक्टेंट कितना है? 2 NO का और 1 O2 का, कुछ नहीं मतलब 1। रिएक्टेंट स्पीशीज कितना है? 3 है ना। तो आप सीधे लिखकर बता दोगे इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? 3। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलोगे? ट्राई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, हिंदी में त्रि-आणविक अभिक्रिया। पर क्वेश्चन अराइज होता है, कोलाइजन थ्योरी से इसकी कल्पना करो। कोलाइजन थ्योरी के हिसाब से अगर आपको बोला जाए कि त्रि-आणविक अभिक्रिया क्या है, तो आप ट्राई मॉलिक्यूलर शब्द सुनते ही आप बोलेंगे 3 रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल। आप उसे सुनते ही बोलेंगे ध्यान दीजिएगा, कोलाइजन थ्योरी के अनुसार व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन? तो आपको जवाब देना होगा ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है मतलब 3 रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एक साथ एक ही समय पर एक ही पल में आपस में टक्कर मारता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है? 3 होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने कहा था वैसा रिएक्शन जिसका मॉलिक्यूलरिटी 3 होता है वो बहुत कम प्राप्त होती है, या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर सामान्यतः 3 से ज़्यादा प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं प्राप्त होता?
उस बात का क्या कारण है, तो आंसर छुपा है टक्कर सिद्धांत में। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, किसी एक स्टूडेंट को मैं कह दूं कि आप मेरे पास इतने टाइम पर क्लास में इतने टाइम पर मिलने आइएगा, मैंने बोल दिया कि आप मेरी कोचिंग पर पहुंचिए। या सपोज दैट कोई एक स्टूडेंट या कोई एक फ्रेंड बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पे जा रहा है, तो उसको बस का टाइम पता है, वो आसानी से अपने हिसाब से कभी भी बस स्टैंड पर जाएगा, उसको बस मिल जाएगी, वो आराम से उसमें चला जाएगा। यानी एक रिएक्टेंट था मॉलिक्युलरिटी 1, ध्यान देते रहना। अब सेम बस पकड़नी है, दो विद्यार्थियों को पकड़नी है और दोनों विद्यार्थियों को बस स्टैंड पर पहुंचना है। दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये 100% निश्चित है कि दोनों विद्यार्थी एक ही समय पर पहुंच जाएंगे, एक ही साथ पहुंच जाएंगे, एक ही मोमेंट पर? हो सकता है पहुंच जाएं, पर संभावना तो कम है ना। वही हाल दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का भी होता है। दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ एक ही पल पर टकरा जाएंगे तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगा। पर अब मैं बोलूं, सेम बस 3 विद्यार्थियों को बस स्टैंड से पकड़ना है, वो तीनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो अब बताओ, क्या उनका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, वो एक ही साथ एक ही पल एक ही समय पर वहाँ पहुँचेंगे? चांसेस कम है ना। उसी प्रकार 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक साथ एक मोमेंट पर एक पल पर टकराने का संभावना बड़ा ही कम होता है, और जब संभावना बड़ा कम होता है तो वैसा रिएक्शन जिसका मॉलिक्युलरिटी 3 होता है वो बहुत कम प्राप्त होती हैं। जब 3 का संभावना कम था तो क्या 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ एक ही पल पर टकरा पाएंगे? नहीं टकरा पाएंगे। इसलिए अधिकांश रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। 3 से ज़्यादा सामान्यतः प्राप्त नहीं होता। ये तो कंसेप्ट हुआ मॉलिक्युलरिटी का, पर जनरल बात आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देख लेंगे। अब आपको बताते हैं कि कोई स्टूडेंट कहे, सर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 4 दिख जाए तो क्या मॉलिक्युलरिटी 4 बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्या 5 दिख जाए मॉलिक्युलरिटी 5 बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू 1, 2 या 3। अब क्यों नहीं होगा, तो उस बात का जवाब सीखते हैं। मॉलिक्युलरिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी, अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आइए देख लेते हैं। मॉलिक्युलरिटी के आधार पे 2 प्रकार का रिएक्शन बोला जाता है। सिंपल रिएक्शन और दूसरा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट स्टूडेंट्स, बड़ा मजा आता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। हिंदी सुन लेते हो, दिमाग में आ जाता है तुम लोग के। सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैं एग्जांपल से सबको बताता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल लिए, O2 F2 टूट रहा है, O2 प्लस F2। एक और एग्जांपल अभी लिए, NH4 NO2 N2 प्लस 2H2O। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 2NO प्लस O2 2NO। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ पहले वाले का मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? तुम बोलोगे कौन सी बड़ी बात है सर,
केवल एक रिएक्टेंट है, तीर के पीछे वाला रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट है तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 1। दूसरे वाले का मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा आप गिन लोगे। तीर के पीछे कितना है, केवल एक रिएक्टेंट, तो इसका भी मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार तीसरे रिएक्शन में तीर के पीछे रिएक्टेंट कितना है 2 और 1 3, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 3। तो व्हाट इज सिंपल रिएक्शन? सच केमिकल रिएक्शंस, ध्यान देना, सच केमिकल रिएक्शंस having molecularity equals to their number of reactant, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिनका आणविकता, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिनका आणविकता अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है, उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? सिंपल रिएक्शन, सरल अभिक्रिया। याद करें डेफिनेशन में सरल अभिक्रिया का जिक्र किया था, एलिमेंट्री रिएक्शन का। Such chemical reaction having molecularity equal to number of reactant is called simple reaction। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसे देख लीजिएगा। 4HBr प्लस O2 2H2O प्लस 2Br, क्या बन गया 2H2O प्लस 2Br। अब स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा। अब ये नहीं ना करोगे आप गिन लोगे 4 और 1 5 सर 5 हो रहा है इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 5 ना, ऐसा कभी नहीं करना। मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 से ज्यादा नहीं होगा। तो अब क्या होगा, वैसा अभिक्रिया जिसका आणविकता अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, वैसा रिएक्शन जिसका आणविकता जिसका मॉलिक्यूलरिटी अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होता है, जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का संख्या 3 से ज़्यादा होता है, जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपली तुम देख लोगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का संख्या 3 से ज्यादा होगा। बोर्ड पे देख लीजिए, यानी रिएक्शन हैविंग more than 3 reactant species taking part, reaction having more than 3 reacting species and get completed into more than 2 steps is called complex reaction। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की संख्या 3 से अधिक होती है और सामान्यतः जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है, उस अभिक्रिया को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का संख्या 3 से ज़्यादा होता है, जो जनरली 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होता है, और जिसमें अभिक्रिया का वेग सबसे धीमी गति वाले पद के ऊपर निर्भर करता है, उसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। शॉर्ट में आप देख लोगे रिएक्टेंट का संख्या 3 से ज़्यादा, तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें फिर इनको 3-4 स्टेप में ये कंप्लीट होता है, देखा जाता है। और कोई आपसे बोले कोलाइजन थ्योरी के आधार पे, तो आप बोल दोगे कि सर एक साथ 4 और 5
4 और 1 मॉलिक्यूल का एक साथ एक ही मोमेंट पर 5 मॉलिक्यूल का टकरा पाना संभव नहीं होता है, टकरा पाना संभव नहीं होता। इसलिए ये किस कैटेगरी में आ जाती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। इसलिए ये अलग अलग स्टेप्स में, 2 या 2 से अधिक स्टेप्स में संपन्न होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में और हर जगह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइए सीखते हैं। नोट्स में तो डिटेल में आपको बताएंगे, मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं। चलिए पहले से लिखा हुआ है, अभिक्रिया की आणविकता में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की आणविकता और आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक एक करके दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में बहुत डायरेक्ट। अगर पहला डिफरेंस बोलूं, जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, किसी एक पद के लिए, किसी एक स्टेप के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए या सिंपल रिएक्शन के लिए डिटरमाइन करते हैं। यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, MOR समझ जाओ। अभिक्रिया की आणविकता सिंगल स्टेप के लिए होता है, determined for one step या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। यानी अभिक्रिया की आणविकता का मान, देखिए इंग्लिश में केवल लिखे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, समझ सकते हो। अभिक्रिया की आणविकता का मान किसी एक पद के लिए निर्धारित किया जाता है। पर स्टूडेंट्स वहीं पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान वैल्यू किसके लिए? कंप्लीट रिएक्शन के लिए। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है पूर्ण अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया जाता है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता किसी एक पद के लिए। 5 नंबर का सवाल पूछता है, ध्यान दीजिए। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मान, क्या इसका वैल्यू कभी भी 0 हो सकता है? 0 नहीं हो सकता। पर आपको सिखाए थे पिछली क्लास में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू 0 हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, पॉजिटिव होल नंबर हो, परंतु ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होल नंबर भी हो सकता है और साथ साथ दशमलव में भिन्नात्मक, साथ साथ दशमलव में भिन्नात्मक हो सकता है। इसी प्रकार मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ विशेष परिस्थितियों में नेगेटिव भी हो सकता है। इसी प्रकार 5वें नंबर पे बोले, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है, जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है
एक सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक मान यानी थ्योरेटिकल वैल्यू है। एक सैद्धांतिक मान होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू, जिसको अभिक्रिया को देखकर बता सकते हो। परंतु ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सैद्धांतिक मान नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है, जिसे अभिक्रिया को देखकर नहीं बता सकते। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, जिसे अभिक्रिया को देखकर नहीं बता सकते। इसी प्रकार मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्रियाविधि। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता, कैसे अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसकी क्रियाविधि को बतलाता है, उसके रिएक्शन करने के तरीके को बतलाता है। पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। एक बार फिर से देख लो, मैंने आपसे बोला मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किसी एक पद के लिए, किसी प्राथमिक पद के लिए या सरल अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया जाता है। परंतु ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरे अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया जाएगा। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जीरो नहीं हो सकता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होता है, बताए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होल नंबर होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन धनात्मक भी हो सकता है और दशमलव में भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन सैद्धांतिक मान होता है, जिसे अभिक्रिया को देखकर बता सकते हैं। परंतु ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रयोग द्वारा निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की क्रियाविधि, रिएक्शन के मैकेनिज्म को बतलाता है, परंतु ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मैकेनिज्म से कोई संबंध नहीं। तुम अगर सातवां डिफरेंस चाहो तो आप बोल सकते हो जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है, जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन में, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या से संबंधित होता है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन प्राथमिक पद में उपस्थित अभिकारक कणों की संख्या से संबंधित होता है। परंतु ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उन अभिकारक पदों से संबंधित होता है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। सब आपका नोट्स में डिटेल में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आप ये प्रयास करो कि जैसे पूरा लेक्चर हमने पढ़ा दिया, लास्ट में वीडियो को पॉज कर लिया करो, 2 मिनट का अपने को समय दिया करो, सोचा करो कितना आपके माइंड में है। अगर मैक्सिमम आप चीज़ें समझ पा रहे हैं मतलब सब कुछ सही है, और अगर आप भूल जा रहे हैं फिर से उसी वीडियो को शांत दिमाग से सोचते हुए दोबारा देखा करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ सब टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। जो भी आपको महसूस होता है उसे आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके रेगुलर कमेंट्स भी आते हैं, समय निकाल के मैं प्रयास करता हूँ, छुट्टियाँ हैं सबका जवाब भी देता हूँ। कोई डाउट भी होता है आप लोग पूछ लिया करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और स्टूडेंट्स, जो लोग रेगुलर नोट्स बनाते हैं उनके लिए मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ।
हालांकि बोर्ड पे तो आपको ये चीज़ें बता चुका था। 2-3 तरह से मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन देख लो। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन की बात करें, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब जो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा कौन कौन सा हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन या सिंपल केमिकल रिएक्शन which must collide simultaneously is called molecularity of reaction। यानी जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, एटम या आयन आपस में कोलाइड कर रहे हैं और जो सबसे सिंपल केमिकल रिएक्शन में उपस्थित हैं, जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उसे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। या और आसान शब्दों में हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली। यानी एटम, मॉलिक्यूल या आयन की संख्या जो आपस में एक दूसरे के साथ एक साथ टकराएं, सो एज टू रिजल्ट इनटू केमिकल रिएक्शन, जिससे केमिकल रिएक्शन हो पाए, उसी को बोला जाता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। यह स्टूडेंट्स सिंपली आप लोग ये दिमाग में रखना, जितना रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा वही मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप का मतलब जो सबसे धीमी गति से होता है, जो सबसे सिंपल है, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब डायरेक्ट आप समझ लो, एक रिएक्शन है NH4NO2 N2 + 2H2 में टूट रहा है। आप बताइए रिएक्टेंट कौन सा, जो तीर के पीछे कितना रिएक्टेंट है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा 1। और याद रखना, अगर किसी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू 1 आ गया तो उसको यूनिमॉलिक्युलर बोलेंगे। अगर मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू 2 आ जाएगा, अब दूसरा रिएक्शन देख लीजिए, CH3COOH NaOH, हमें इसी से काम है। कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं 2, तो मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया 2। यानी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं, इसलिए मॉलिक्युलरिटी 2। एक साथ टकरा रहे हैं, एक ही समय पे टकरा रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी 2। यहाँ पर देख लो 2NO + O2, 3 मॉलिक्यूल हो गया, तो मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में, कि मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए यदि रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी 1 आ गया तो क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन है। यदि मॉलिक्युलरिटी 2 आ गया तो बाई मॉलिक्युलर, मॉलिक्युलरिटी 3 आ गया तो ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन है। आप ये याद रखिएगा, हालांकि अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों। जनरली मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू या तो 3 से छोटा होता है या 3 के बराबर होता है। कारण है स्टूडेंट्स, एक साथ एक ही समय पर एक ही पल पर 2 मॉलिक्यूल टकरा जाते हैं आसानी से। बड़ी मुश्किल से 3 मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं, पर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक साथ नहीं टकरा पाते हैं साइमल्टेनियसली।
इसलिए मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितना होता है 3। मॉलिक्युलरिटी कैन नाइदर बी जीरो नॉर बी फ्रैक्शनल। अब तुम बताओ, अगर मॉलिक्युलरिटी जीरो हो जाएगा इसका मतलब एक भी रिएक्टेंट नहीं है, और यदि फ्रैक्शनल हो जाएगा तो क्या कभी आपने देखा है आधा रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहा है, 0.75 कर रहा है। इसलिए मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू ना तो जीरो होगा और ना ही फ्रैक्शनल होगा। और देखते हैं, मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू थ्योरेटिकल है एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर निर्भर करता है, यानी कोई बहुत बड़ा रिएक्शन है जो 3-4 स्टेप में हो रहा है तो उस मैकेनिज्म के ऊपर निर्भर करेगा। रिएक्शन ऑफ मॉलिक्युलरिटी 3 आर रेयर, यानी वैसा रिएक्शन जिसका मॉलिक्युलरिटी 3 है वो बहुत कम प्राप्त होता है। इट इज़ बिकॉज द कोलाइजन थ्योरी, यानी कोलाइजन थ्योरी कहता है द चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस कोलाइजन बिटवीन 3 और मोर मॉलिक्यूल आर रेयर, यानी एक साथ कोलाइजन का चांसेस 3 और 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल का रेयर होता है। इसलिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ 3 इज़ रेयर। अब आपको बता दें, मॉलिक्युलरिटी के आधार पर रिएक्शन को 2 भागों में या 2 तरह से बोला जाता है, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो समझते हैं क्या सिंपल रिएक्शन होगा और क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बात करते हैं सिंपल रिएक्शन का। स्टूडेंट्स, सच रिएक्शन हैविंग मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तुम गिन लो, उसका मॉलिक्युलरिटी उतना ही होगा, तो उसे सिंपल रिएक्शन कहेंगे। जैसे O2F2 में एक मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का, मॉलिक्युलरिटी 1, 2NO + O2 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हो गए तो मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया 3। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? रिएक्शन हैविंग मोर देन 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्शन हैविंग मोर देन 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जनरली टेक्स प्लेस इन 2 और मोर स्टेप्स, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एंड द स्लोवेस्ट स्टेप, जो सबसे धीमी गति से स्टेप होता है, इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसी के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का संख्या 3 से ज़्यादा होगा उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे 4HO + O2 2H2O + Br2। आप देखिए, आप सीधे देख लो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है, 4 1 5, तो सीधे क्या बोल दोगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कोई बोले इसका मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, अलग अलग स्टेप्स के लिए देखेंगे और पूरे रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी उसके ऊपर निर्भर करेगा जो स्टेप सबसे धीमी गति से होता है। और कौन सा स्टेप धीमी गति से होगा ये हम लोग आगे सीखेंगे। अब स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के लिए देख लेते हैं। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत सीधा सा, अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में, यानी जो रेट बताता है, अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक स्पीशीज, परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया का जो दर निर्धारक पद है, यानी जो चरण सबसे धीमी गति से होता है,
उसमें जितने अभिकारक स्पीसीज होंगे, चाहे अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, उसकी संख्या ही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता। यार एक बात देख लो, अभिक्रिया की आणविकता 3 होगी या 3 से कम होगी। तो बस तुमसे कोई सवाल पूछे, तुम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का गिनती गिन लेना। दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले कणों की संख्या 1 या 2 या 3 होती है, तो इन्हें क्रमशः, यदि 1 रिएक्टेंट है तो 1 आणविक अभिक्रिया, 2 रिएक्टेंट है तो द्वि आणविक और 3 रिएक्टेंट है तो त्रि आणविक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल, NH4N2+2H2O में टूट रहा है। यहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है? केवल 1 है ना स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 1। इसे क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी तरह आगे रिएक्शन देखते हैं, 2HI H2+I2 में टूट रहा है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है? 2, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 2। तो कैसा रिएक्शन होगा? बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ 2NO+O2, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं? 3, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आप ये बताइए, आणविकता 0 या दशमलव में हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अगर मॉलिक्यूलरिटी कोई कहे 0 हो गया, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ही नहीं। और अगर दशमलव में आ जाए तो कभी किसी रिएक्शन में आपने ये नहीं देखा होगा कि 0.2 मॉलिक्यूल, 0.1 मॉलिक्यूल या 0.001 मॉलिक्यूल अभिक्रिया करे। इसलिए ना तो 0 होगा और ना ही दशमलव में होगा। आणविकता सैद्धांतिक मान होता है, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू है, जिसे अभिक्रिया की क्रिया विधि से ज्ञात किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी मॉलिक्यूलरिटी 3 की रिएक्शन दुर्लभ होती है। यानी वैसा रिएक्शन जिसका मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाए जल्दी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि टक्कर सिद्धांत के अनुसार 3 या अधिक अणुओं के बीच एक साथ टक्कर संपन्न नहीं होती। ये आपको बोर्ड पे भी समझाए थे। फिर देखिए, मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर अभिक्रिया को अलग अलग भागों में बांटा जाता है 2 तरह से। सरल अभिक्रिया, सिंपल रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिनकी आणविकता उनके अभिकारकों की संख्या के बराबर होती है। यानी जितना अभिकारक उतनी ही आणविकता, तो उसे सरल अभिक्रिया कहते हैं। जैसे O2F2, इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 क्योंकि रिएक्टेंट 1 है। यहाँ 2NO+O2 3 रिएक्टेंट है तो मॉलिक्यूलरिटी 3, इसलिए इसे सिंपल रिएक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। जटिल अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की संख्या 3 से अधिक होती है। ध्यान दीजिए, बस गिनती आपको आना चाहिए। जी हाँ, गिनती आना चाहिए। यदि रिएक्टेंट का संख्या 3 से ज़्यादा है, साधारणतः यह 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। इन रिएक्शन में धीमी गति का पद वेग निर्धारक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक पद में हो रही स्टेप में, उसमें जो सबसे धीमी गति से होगा उसी के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, और इसे क्या बोलते हैं? जटिल अभिक्रिया। तुम छोटा सा ट्रिक दिमाग में रख लो, अभिकारक का संख्या 3 से ज़्यादा हो गया तो जनरली तुम कह दोगे कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं की आणविकता वेग निर्धारक पद में उपस्थित अभिकारकों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। यानी इसका आणविकता क्या होगा? जो चरण सबसे धीमी गति से होगा उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा। अब देख लो, 4HBr+O2 कितना रिएक्टेंट है? 5 है। सीधे लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स
पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आज आपको पढ़ाए हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आपको बता दें, बड़े कॉमन क्वेश्चन इसके ऊपर मिलते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। ध्यान दीजिएगा, क्या बताना है? अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, तो बड़ा डिटेल में मैंने यहाँ पर लिख रखा है और बोर्ड पे तो आपको समझाया ही था, आपको याद हो गया होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो अभिक्रिया की आणविकता है, जो सबसे धीमी गति से पद होता है, उसके लिए होती है। यानी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फॉर ओनली वन स्टेप। जो सबसे धीमी गति से हो, यह केवल एक पद के लिए ज्ञात की जाती है। परंतु जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, पूरी अभिक्रिया के लिए ज्ञात होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फॉर कंप्लीट रिएक्शन। यह पूर्ण अभिक्रिया के लिए ज्ञात होता है। अभी आपको बताएं, जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है सैद्धांतिक मान है। इट इज़ ए थ्योरेटिकल वैल्यू। यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप जानते हो, वो एक्सपेरिमेंट से निकलता है और पूरी रिएक्शन के लिए होता है। इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फॉर ओवरऑल रिएक्शन। यह एक प्रायोगिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता। शून्य होगा तो रिएक्टेंट ही नहीं होगा, तो रिएक्शन कैसे होगा? इसका मान शून्य नहीं हो सकता। पर आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर होता है, तो इसका मान शून्य हो सकता है। इट्स वैल्यू कैन बी 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। चौथा देखते हैं, इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, एक पूर्ण संख्या होगी, यानी दशमलव में नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव होल नंबर, और नेगेटिव भी नहीं होगा। परंतु ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मैंने प्रूफ भी कराया था, बताया था कि इसका मान पूर्ण संख्या भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। इट मे बी फ्रैक्शन और 0, साथ साथ ये एक पॉजिटिव होल नंबर भी होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स 5वां पॉइंट देख लीजिए। पांचवा पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विशेष परिस्थितियों में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट, अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया की क्रियाविधि की भविष्यवाणी करती है। यानी अभिक्रिया की आणविकता को देखकर उसके मैकेनिज्म को बताया जा सकता है, परंतु अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप चाहो तो और डिफरेंस बता सकते हो। आप कह सकते हो अभिक्रिया की आणविकता अभिकारक अणुओं की संख्या से संबंधित होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं की संख्या से संबंधित नहीं होती। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछता है। तो स्टूडेंट्स, मैं नोट्स के ज़रिए जो पढ़ाया रहता हूँ उसको रिवाइज कराने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखा कीजिए। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगली क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे।